हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 5 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी डे, जो हमारी इंडिया का नेवी डे है, वो किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को यानी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए 4 दिसंबर को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि जो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुआ था, उस दौरान 4 दिसंबर को ही ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया था। क्या? ऑपरेशन ट्राइडेंट। गाजी अटैक मूवी आपने देखी होगी, तो गाजी सबमरीन को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत ही डिस्ट्रॉयड किया गया था। आप यहाँ देखिएगा। इस बार का जो नेवी डे है उसका थीम क्या है? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। क्या है थीम? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव इस बार के इंडियन नेवी डे का थीम है। इंडियन नेवी अगर बात करें तो फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज। भले ही ये 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता हो, लेकिन स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1612 को। और वर्तमान में जो नेवी चीफ हैं वो 24th नेवी चीफ हैं। नाम क्या उनका? एडमिरल करमवीर सिंह। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? सम नो वरुणा। नया क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्चून 500 लिस्ट जो इंडियन कंपनीज की जारी की गई है, उस लिस्ट को किस कंपनी ने टॉप किया है? तो फॉर्च्यून इंडिया ने इंडियन कंपनीज की टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट जारी की है, उसको टॉप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टॉप किया है। सेकंड आया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, थर्ड है ONGC और SBI है 4th प्लेस पे। देखिए फॉर्च्यून इंडिया जो कि कोलकाता बेस्ड RP संजीव गोयनका ग्रुप का एक पार्ट है, उसने फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट जारी की है जो कि सिर्फ इंडिया की कंपनीज की लिस्ट है। इसको टॉप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। इस समय जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टोटल रेवेन्यू है लगभग वो 5.7 लाख करोड़ के आसपास है। टोटल जो 500 कंपनीज हैं इनका 7% रेवेन्यू सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास ही है। तो आप समझ सकते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चेयरपर्सन कौन है? मुकेश अंबानी। नया क्वेश्चन है, जो इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल, इसका 9th एडिशन हमेशा की तरह ओडिशा में स्टार्ट किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ओडिशा में रिसेंटली इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9th एडिशन और कोणार्क डांस फेस्टिवल का 31st एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कोणार्क डांस फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल दोनों ओडिशा में ही ऑब्जर्व किया जा रहे हैं और 1 से लेके 5 दिसंबर तक ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ओडिशा में। ओडिशा की बात करें तो ये जो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है ये ओडिशा के चंद्रभागा बीच पर मनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा। और इसको मना कौन रहा है? तो सुदर्शन पाठक करके एक क्यूरेटर हैं, उनके द्वारा इसको मनाया जा रहा है। या फिर आप ये कह सकते हैं सुदर्शन पाठक ये इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के क्यूरेटर हैं। उड़ीसा की बात करें तो CM कौन है यहाँ के? नवीन पटनायक, जिनको हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला था पेटा द्वारा। गवर्नर कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन पर MOU किस कंट्री के साथ साइन किया है? तो रिसेंटली इंडिया ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन पर USA के साथ साइन किया गया है। आप मैप में देख लीजिए, ये है USA। आप सभी को पता है हमारे इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPIIT और US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के बीच में ये MOU साइन हुआ है। इसके तहत ट्रेडमार्क या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 ईयर्स का रोड मैप बनाया जाएगा। आप याद रखिएगा। रिसेंटली USA में इलेक्शन थे और 46th US प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? जॉय बिडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? डंकी यानी गधा। वहीं रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी, जो कि हमारे यहाँ बसपा का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन, इसको MHA की एनुअल लिस्ट में टॉप किया है इसने। आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। तो नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन ये स्थित है मणिपुर में। आप यहां देख सकते हैं नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन, ये मणिपुर का पुलिस स्टेशन है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंडिया के टॉप 10 पुलिस स्टेशन की लिस्ट जारी की। इसमें नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन ने टॉप किया है, जो कि मणिपुर में है।
मणिपुर की बात करें तो आप यहाँ देख लीजिए मैप में, मणिपुर कैपिटल आप सभी को पता है इम्फाल। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है यहाँ की? नजमा हेपतुल्ला। और आप यहाँ देखिएगा वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, क्या वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में ही है। क्या नाम है उसका? केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक लेक पर स्थित है। तो लोकटक लेक भी मणिपुर में है। तो लोकटक लेक, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क और ये नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन, ये तीनों मणिपुर में है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज है, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं राफेल जोहानसन, आप यहाँ देख लीजिए, ये हैं राफेल जोहानसन। अभी तो ये एक्टर थे अमेरिकन फिल्म्स में, लेकिन ये फेमस एथलीट हैं राफेल जोहानसन, रिसेंटली इनका निधन हो गया। और दूसरे कौन है? फ्रैंक कार्ने। ये देखिए, ये हैं फ्रैंक कार्ने। आप सभी ने पिज़्ज़ा हट खाया ही होगा कभी ना कभी। आप यहाँ देखिए पिज़्ज़ा हट, तो जो फ्रैंक कार्ने हैं ये पिज़्ज़ा हट के को फाउंडर थे, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया और ये भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो राफेल जोहानसन जो कि एथलीट कम एक्टर थे, इनका निधन हो गया, और फ्रैंक कार्ने इनका भी निधन हो गया। दोनों अमेरिका से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडिया की वेल्थिएस्ट रिचेस्ट वुमेन्स की लिस्ट है उसको किसने टॉप किया है? तो इंडिया की रिचेस्ट वुमेन्स की लिस्ट को जारी करता है कोटक वेल्थ एंड होरून पब्लिकेशन। इसने रिसेंटली ये लिस्ट जारी की है। इसको टॉप किया है रोशनी नडार मल्होत्रा। ये देखिए, ये है रोशनी नडार मल्होत्रा। जो आपका SCL कंप्यूटर आपने देखा ही होगा, SCL टेक्नोलॉजीज है, उसकी चेयरपर्सन है रोशनी नडार। इन्होंने इंडिया की रिचेस्ट वुमेन्स की लिस्ट को टॉप किया है। इसको रिलीज किया है कोटक वेल्थ होरून। तो कोटक वेल्थ तो आप जानती हैं, कोटक वेल्थ मैनेजमेंट एक फर्म है, साथ ही साथ होरून पब्लिकेशन। इसने लीडिंग वेल्दी वुमेन्स की लिस्ट जारी की है, जो कि इंडिया की रिचेस्ट वुमेन्स को दिखाता है, जिसमें टॉप किया है रोशनी नडार मल्होत्रा, जो कि SCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है। सेकंड नंबर पे कौन है? किरण मजूमदार शॉ, जो कि बायोकॉन की चेयरपर्सन है, तो आप यहाँ देखिएगा। और थर्ड नंबर पे है लीना गांधी। तो ये इंडिया की टॉप 3 रिचेस्ट वुमेन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने निसर्ग ग्राम कैंपस किस सिटी में सेटअप करने का अनाउंसमेंट किया है? तो निसर्ग ग्राम कैंपस ये सेटअप किया जाएगा पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। रिसेंटली हमारे जो श्रीपद यसो नायक जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि निसर्ग ग्राम कैंपस ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। और पुणे में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है, कहाँ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी? तो पुणे में है। वहाँ से 15 किलोमीटर दूर ये निसर्ग ग्राम कैंपस स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर लोगों को आयुष सेक्टर के विषय में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और कोई भी ऐसी बीमारी हो जैसे कोविड वगैरह हुआ या फ्यूचर की कोई भी पैंडेमिक हुआ, उसमें आयुष सेक्टर कैसे योगदान दिया जा सकता है, उसके लिए लोगों को ट्रेन किया जाएगा। तो ये निसर्ग ग्राम कैंपस ये आयुष मिनिस्ट्री द्वारा पुणे में स्थापित किया जा रहा है। ये आप पढ़ सकते हैं, आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये आयुष का फुल फॉर्म है। और निसर्ग ग्राम पंचायत पुणे के पास स्थापित की जा रही है, जहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क किस सिटी में स्थापित करेगी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क इसको बेंगलुरु में स्थापित करेगी। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ये देख लीजिए, ऐसा कुछ आपका पार्क होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते ही हैं, जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो नेक्स्ट टाइम वही रिकमेंड करता है आपको, तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। उसी तरह रोबोटिक्स पार्क भी स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में, क्योंकि बेंगलुरु जो आपकी बेंगलुरु है वो इंडिया की सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है। वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कौन सी है? तो कैलिफोर्निया। इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलुरु। और ये AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये बेंगलुरु में ही स्थापित किया जा रहा है। आप देखिएगा, ये जो रोबोटिक्स पार्क होगा इसको नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा IISc बेंगलोर के कैंपस में। आप देखिएगा, जो बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो रेमोना नेशनल पार्क को अपना 6th नेशनल पार्क अनाउंस कर देगा? तो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रेमोना नेशनल पार्क को अपने राज्य का 6वां नेशनल पार्क अनाउंस कर देगा। अभी तक असम में पहले से 5 नेशनल पार्क हैं,
रेमोना नेशनल पार्क असम का 6वां नेशनल पार्क हो जाएगा। कई सारे तो आप जानते ही होंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और एक मिस हो जाएगा वरना मैं पाँचों बता देता आपको। उसके अलावा रेमोना नेशनल पार्क ये 6वां नेशनल पार्क हो जाएगा वहाँ का। कहाँ का? असम का। असम की बात करते हैं तो ये है मैप में असम। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में स्थापित किया जा रहा है, आप देखिएगा। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और आप याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड जिसका नाम है माजुली आइलैंड, वो भी असम में ही पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और एक सींग वाले गेंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन है, बाफ्टा का जो ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव है, इस ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए इंडिया में बाफ्टा के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए इंडिया में एम्बेसडर बने हैं AR रहमान। ये देख लीजिए, सॉरी, ये हैं AR रहमान। ये बाफ्टा के इंडिया में एम्बेसडर बने हैं ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए। देखिए, बाफ्टा का पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता ही होना चाहिए, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इसने एक ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा? 5 टैलेंटेड लोगों को सर्च किया जाएगा जो स्पोर्ट की फील्ड से होंगे, टेलीविजन की फील्ड से होंगे, थिएटर की फील्ड से होंगे। तो इस तरह के 5 लोगों को सर्च किया जाएगा। तो इसके लिए बाफ्टा ने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इंडिया में उसके एम्बेसडर कौन है? AR रहमान। ये जो प्रियंका चोपड़ा हैं, ये आपको पता होगा टोरंटो फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। इनके साथ अनुराग बसु को भी बनाया गया था, आपको पता ही होगा। रिसेंटली ICC ने जो T20 रैंकिंग जारी की है, आपको पता है किस कंट्री की क्रिकेट टीम उसमें टॉप पर है? तो ICC की T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम टॉप पे है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। सेकंड है इंग्लैंड और थर्ड है इंडिया। ICC ने रिसेंटली T20 क्रिकेट टीम की रैंकिंग जारी की है जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। कुछ समय पहले ICC ने बताया था कि विराट कोहली सबसे तेज 12,000 ODI रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में 22,000 रन कंप्लीट करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। तो चाहे वो 12,000 फास्टेस्ट रन हो ODI के या फिर 22,000 रन हो, दोनों में विराट कोहली टॉप पे हैं और इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे कर दिया है। ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और रिसेंटली ICC के चेयरपर्सन कौन बने हैं? ग्रेग बार्कले। कौन? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में ICC के CEO कौन है? मनु सावनी। यह क्वेश्चन है, जो हेल्थ केयर फ्यूचर समिट 2020 है, इसका फर्स्ट एडिशन किस सिटी द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो पहली बार हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का एडिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, यानी हेल्थ केयर फ्यूचर समिट ऑर्गेनाइज होने जा रही है। कहाँ पर? दुबई में। दुबई में हेल्थ केयर एंड फ्यूचर समिट का फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। कोविड-19 क्राइसिस ने ऐसा करने पर सब लोगों को मजबूर कर दिया है, वरना सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड समिट ही होती थी। अब कोविड-19 क्राइसिस के देखते हुए रिसेंटली दुबई ने अनाउंस किया है कि वो हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज करेगा। देखिए, दुबई इस समय एक और चीज़ के लिए फेमस है, गल्फ कंट्रीज का पहला थर्मल पावर प्लांट। गल्फ कंट्री का पहला थर्मल पावर प्लांट ये भी दुबई में ही बन रहा है और हेल्थ केयर फ्यूचर समिट को भी दुबई ही होस्ट कर रहा है, आप देखिएगा। यह क्वेश्चन है, जो 2021 का फाइनेंशियल ईयर है, इसके फर्स्ट हाफ में यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक इंडिया के लिए लार्जेस्ट FDI का सोर्स कौन सी कंट्री रही है? तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट हाफ के लिए सिंगापुर इंडिया में लार्जेस्ट FDI का सोर्स रहा है। वैसे भी लास्ट ईयर भी सिंगापुर ही लार्जेस्ट FDI का सोर्स था, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स था इंडिया के लिए। इस बार फिर से टॉप पे है। सेकंड नंबर पे USA है और थर्ड पे है मॉरिशियस। हालांकि अगर FPI इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमेशा USA ही उस पर टॉप रहता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें USA टॉप रहता है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें सिंगापुर टॉप पे रहता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछें कि कौन सी इंडियन सिटी मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है, तो आप देखिएगा मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सिंगापुर की बात करें क्योंकि वहाँ से आया है FDI, तो ये आप में मैप में देख लीजिए सिंगापुर। कैपिटल आप सभी को पता है, करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है। कल मैंने आपको बताया था सिंगापुर वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जिसने कल्चर्ड मीट
की सेल को अप्रूवल दे दिया है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ली जेन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस कंट्री ने अनाउंस किया है क्लाइमेट इमरजेंसी? तो क्लाइमेट क्राइसिस को कर्व करने के लिए रिसेंटली न्यूजीलैंड ने, किसने? न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी अनाउंस कर दी है। ये देखिए, ये है मैप में न्यूजीलैंड। पिछले कई समय से देखो, इस समय जो हमारा सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ पर इस समय गर्मी को देखते हुए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित कर देगा। तो अभी तक वहाँ पे ठंडक थी तो कोई दिक्कत थी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया मैच खेल रहा है T20, जहाँ आज वो जीत गया है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे गर्मी पड़ रही है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर क्रिसमस को गर्मी में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस को गर्मी में ही मनाया जाता है। तो गर्मी पड़ रही है, इसलिए न्यूजीलैंड ने क्या किया है? क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित कर दी है। न्यूजीलैंड इस समय एक बात से और चर्चा में है, किस लिए? एपेक 2020 की बैठक हुई है मलेशिया में। एपेक 2021 की बैठक कहाँ होगी? न्यूजीलैंड में होगी। और रिसेंटली जो न्यूजीलैंड में चुनाव हुए थे तो वापस जेसिंडा आर्डन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन वापस बन गई हैं? जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन इब्राहिम ताहा ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन के 12th सेक्रेटरी जनरल बने हैं। कौन बना है? OIC के 12वें सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? हुसैन इब्राहिम ताहा। आपको बताना है हुसैन इब्राहिम ताहा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो हुसैन इब्राहिम ताहा चाड रिपब्लिक, कहाँ से? चाड रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। ये देखिए, ये हैं हुसैन इब्राहिम ताहा। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन के 12th सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव बन गए हैं। आप देखिएगा, हुसैन इब्राहिम ताहा। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो यूसुफ अल ओथाईमीन को रिप्लेस कर दिया है। यूसुफ अल ओथाईमीन को रिप्लेस कर दिया है हुसैन इब्राहिम ताहा ने। OIC की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? सऊदी अरब के जेद्दाह में। टोटल मेंबर कितने हैं OIC के? तो 57 इस्लामिक कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और आप याद रखिएगा, एकमात्र धार्मिक संगठन है ये वर्ल्ड में, वरना कभी भी क्रिश्चियंस का कोई संगठन नहीं बना, हिंदुओं का कोई संगठन नहीं बना, यानी कंट्रीज की ग्रुपिंग कभी भी नहीं हुई है। सिर्फ इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम पे 57 कंट्रीज ने संगठन बनाया है। और इसके 12th सेक्रेटरी जनरल यानी OIC के 12th सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए? हुसैन इब्राहिम ताहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंट्री प्लान कर रही है कि वो 2030 के मध्य तक यानी मिड 2030 तक सभी पेट्रोल कार्स की सेलिंग को स्टॉप कर देगा? तो रिसेंटली जापान की कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि वो प्लानिंग कर रही है कि 2030-20 तक यानी कि मिड 2030 तक सभी पेट्रोल कार्स की सेलिंग को वो स्टॉप कर देगा। जापान इस समय मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स पर या फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कार पर फोकस कर रहा है। तो इसको देखते हुए जापान ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो पेट्रोल कार्स को पूरी तरह से बंद कर देगा। हालांकि डीजल कार्स तो पहले ही बंद हैं। जापान की बात करें तो यहाँ मैप में देख लीजिए, ये है जापान। कैपिटल आपको पता ही होगा, टोक्यो। करेंसी क्या है यहाँ की? येन यहाँ की करेंसी है। वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा। कौन है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, ये बुक किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, इस बुक को रिलीज किया है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ये देख सकते हैं आप, ये बुक का टाइटल है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, इसको ADB ने रिलीज किया है। इसमें बताया गया है कोविड-19 क्राइसिस का जो एशियन इकोनॉमीज पे फर्क पड़ा है और फ्यूचर में उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके विषय में इस बुक में एनालिसिस किया गया है। तो ADB ने इस बुक को रिलीज कर दिया है। ADB इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $50 मिलियन का एग्रीमेंट किया है ADB के साथ वेस्ट बंगाल में पॉलिसी फॉर्मेशन सेंटर स्थापित करने के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में स्थापना हुई थी। टोटल 68 मेंबर हैं इसमें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। इस समय ADB के प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु अस्कावा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। और ADB के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।